वोटर्स का कुनबा बड़ा करते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में अभी तक पेंच सीट शेयरिंग पर ही फंसा हुआ है। कांग्रेस ने नया दांव खेला है। 539 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स बनाकर कांग्रेस ने अलायंस में तो प्रेशर बढ़ा दिया। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है या फिर कांग्रेस प्रेशर क्रिएट कर ताव दिखाकर मोलभाव करने की नई जुगत में लग गई है। इसके बाद आज हम बात करेंगे बिहार, दिल्ली, पंजाब और यूपी में चल रही सियासी तनातनी की भी। बंगाल में अनएक्सपेक्टेड बुआ भतीजे की फाइट पर भी बात करेंगे और 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की अलग अलग तैयारियों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मिशन पर लगे हुए हैं। बात कर लेते हैं बीजेपी के विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत होने के बाद से लेकर अब तक लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से संवाद किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 बार 30 नवंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर और 27 दिसंबर को संवाद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन यानी कि 17 और 18 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आमने सामने बैठकर संवाद किया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 5 जनवरी 2024 को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि इस दिन यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। पीएम मोदी अब इस कारवां को और आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विकसित संकल्प भारत की जो यात्रा है, इसे आप सरकारी कार्यक्रम के तौर पर देख रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 54 दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, लाभार्थी वर्ग का जो कुनबा है उसे प्रधानमंत्री बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस योजना का, इस यात्रा का इंपैक्ट क्या है जमीन पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है राहुल महाजन, सीनियर जर्नलिस्ट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत राहुल जी आपके साथ कर रही हूं। प्रधानमंत्री जब लाभार्थियों से बात करते हैं, लगातार 54 दिन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, एक दिन निश्चित किया जाता है, हर एक स्टेट में बात करने की कोशिश की जाती है। ग्राउंड पर इसका इंपैक्ट क्या है? एक सरकारी योजना, एक सरकारी कार्यक्रम, या 24 से भी जोड़कर देखें? देखिए, इसकी 2 तरह से इसे देखा जाना चाहिए। पहली बात यह कि प्रधानमंत्री जो भी स्कीम सरकार की होती है, जो शुरू करते हैं, उसमें डीपली इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि मैंने सरकार के साथ काम किया है, तो मुझे ये पता है कि किस तरह से कोई भी स्कीम शुरू होने से पहले बाकायदा उसकी प्रेजेंटेशंस ली जाती हैं, और प्रेजेंटेशंस एक बार नहीं कई बार ली जाती हैं, और उसके बाद उसका फॉलो अप होता है। तो मैं इसे, ये जो पूरी यात्रा है, इसे फॉलो अप की तरह भी देखता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ये जांचने की भी कोशिश कर रहे हैं पर्सनली कि आखिर ऐसे लोग कहाँ कहाँ हैं जहाँ पे जिनको फ़ायदा पहुँचा है और पहुँचा भी है कि नहीं पहुँचा है। तो सीधा संवाद वो एक तो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। दूसरा ये भी देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही इलेक्शन मोड में हमेशा रहे हैं। जैसे पार्टी रही है उसको लीड करते हुए वो खुद भी रहते हैं इलेक्शन मोड में, चाहे वो क्रिश्चियंस के साथ जो उनकी मुलाकात थी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उस क्रिसमस के वक्त, या फिर अभी भी ये जो लाभार्थियों की योजना है, या फिर जब वो अयोध्या भी जाते हैं तो वहाँ पे भी एक जो जिनको लाभ मिला उनसे मिलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो आप इसको मानिए कि वो पूरी की पूरी जो योजना है उसको अपने कंधों पे लेके चलते हैं। तो ऐसे में इससे इलेक्शन का जो, या फिर बीजेपी को जो फायदा होता है वो तो होता ही है, लेकिन इससे ये भी फायदा होता है कि जो योजनाएं शुरू की गई हैं वो आखिरकार लोगों तक पहुंचे। हमने देखा है कि कई राज्यों में योजनाएं तो शुरू कर दी जाती है, लेकिन जैसे राजस्थान में था, हेल्थ की स्कीम शुरू तो की गई, लेकिन अगर उसकी जांच करने जाओ कि कितने लोगों तक पहुंची है तो आपको डेटा तक अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी जब कोई योजना शुरू करती है तो उसको एंड तक ले जाने की कोशिश करती है, और उसमें जो पहल रहती है वो प्रधानमंत्री की खुद की रहती है। और प्रधानमंत्री की गारंटी, पीएम मोदी की गारंटी का जो जादू था वो इन 3 विधानसभा चुनावों में चला। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। हर्षवर्धन जी, क्या इसे इसी टेक के तौर पर देखा जाए कि पीएम घर घर तक भी पहुंच रहे हैं, लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं, अपना जो वोट बैंक उनका बढ़ता हुआ है उसे भी अपने साथ इंटैक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ
अपनी सरकार का भी फीडबैक ले रहे हैं कि योजना पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका वो लगभग अब सबको बहुत साफ साफ दिखता है, लेकिन उसके बावजूद न तो उसकी बहुत ढंग से राजनीतिक समीक्षा हो पाती है और न ही उसका परिणाम कैसे निकल कर आता है। अंत में लोग कहते हैं कि क्या हो गया, तो वो समझ नहीं पाते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये पूरी योजना क्या है, ये पूरी योजना जो चल रही थी वो योजना पहुंची है। अधिकारी पहले भी काम करते थे, अभी भी उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने पार्टी सिस्टम को जोड़ दिया है। अब बड़े बड़े जो नेता हैं, यानी केंद्र के मंत्री हैं, केंद्र के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनके कार्यक्रम दूसरी जगहों पर लग रहे हैं, राज्यों में लग रहे हैं, इंचार्ज बनाया जा रहा है। लेकिन उससे इतर जो ज्यादा प्रभावी होता है, प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं बड़े वर्ग के साथ, और जो प्रदेश स्तर पर, स्थानीय स्तर पर नेता हैं, उनके कार्यक्रम अलग अलग जिलों में लग रहे हैं। अब जब जिलों में ऐसे कार्यक्रम लगते हैं तो एक बड़ा समूह जो लाभ पाया हुआ है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि आप सीधे सीधे उनको इस सरकार ने लाभ पहुंचाया है, इस सरकार की योजनाओं से उनके घर की जो तस्वीर थी वो बदली है, और उनका कोई 2, 1, 3, 4 नेता होते हैं जिनको वो पहचानते हैं, उनको वो साथ में आगे चलते हैं। अब ये जब कार्यक्रम चलता है तो आप इसको जब कहते हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में लग गए हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार में लग गए। लाभार्थियों को पकड़कर उनको समझा दिया गया कि आपकी योजना, इससे जो लाभ हुआ उसको कौन करा रहा है। जो नेता वहां है, जिसको मैं विशेष करके, ये केंद्रीय मंत्रियों का जाना या राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ये अलग है, ये प्रभाव डालने के लिए होता है, लेकिन आपको 543 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी भी चयन करना है, और ये इतनी स्मूथली होता है, इतनी आसानी से होता है। इसको जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर संघ का काम समझते हैं लोग, इसी में से ऐसे नेता को जिसको टिकट देना है, जिसको आगे बढ़ाना है, उसको भी चेहरा बना दिया जाता है। किसी एक विशेष लोकसभा क्षेत्र में हो सकता है कि उसके पीछे की रणनीति ही यही हो कि फलाना जी इसलिए भेजे जा रहे हैं प्रदेश से क्योंकि उनको वहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ाना है। किसी को वहां पर टेस्टिंग की जा रही है। जो 4 लोग हैं वो अपनी ताकत लगाते हैं, वो दिखाते हैं कि नहीं नहीं हम भी इसके दावेदार हो सकते हैं। तो आप एक तरह से कहें कि ये प्रत्याशियों की सूची भी 1, 2, 3, 4 करके बन रही है, और वो सीधे सीधे, चूंकि सबको कहा जा रहा है कि नमो ऐप पे फोटो डालो, सबको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री को टैग कीजिए, भाजपा संगठन को टैग कीजिए, उसको एक्स पर डाल दीजिए, सबको कहा जा रहा है कि जितना संभव हो छोटे छोटे वीडियो बनाकर उसको आगे बढ़ाइए। अब अगर ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं तो किसी बहुत बड़े सोशल मीडिया एक्सपर्ट, कैंपेन मैनेजर के मुंह से ये सब जब निकलेगा तो 500 करोड़ की डील हो जाएगी, और बिना 500 करोड़ की डील के, बिना किसी कैंपेन मैनेजर के, बिना किसी इलेक्शन मैनेजमेंट के, भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए अपनी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी नोटिफिकेशन होने से बहुत पहले कर रही है। और उसके आगे, जिसको हम कहते हैं ना कि स्क्रीनिंग के बाद फिल्टरिंग होती है, अंत में एक नाम तक पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश होगी जनवरी से लेकर 10, 12 मार्च, 15 मार्च के बीच तक। बिल्कुल, यानी बीजेपी की जो मशीनरी है वो 3 स्तर पर समीर जी इस वक्त काम कर रही है। एक तरफ सरकार इस कार्यक्रम के जरिए घर घर तक पहुंच रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को उद्देश्य दे दिया गया है, कैसे बूथ मैनेजमेंट करना है, कैसे हर घर तक पहुंचना है, गली मोहल्ले तक पहुंचना है, ये सुनिश्चित कर दिया गया है। और बाकी काम जो राम मंदिर के बहाने वीएचपी और आरएसएस कर रही है घर घर अक्षत पहुंचाने का, उससे भी बीजेपी को लाभ होगा। निश्चित रूप से राम जन्मभूमि मंदिर का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसका तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ होगा ही। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अभी राजस्थान गए थे 2 दिन के लिए, बैठक के लिए। वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, मुख्यमंत्री के साथ बैठक की, स्पष्ट निर्देश देकर आए कि विकसित भारत की यात्रा में केंद्र की जो योजना है वह किसी भी स्थिति में आपको 31 जनवरी तक लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक लाभार्थी का बड़ा वक्त तैयार करना है, और हर घर तक पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है कि 10 मार्च तक राजस्थान के हर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, फिर वो सांसद भी हो, विधायक भी हो, राज्य सरकार का मंत्री हो, केंद्र का मंत्री हो, प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर जाना, और 25 की 25 लोग सीट जो है उस पर मैसेज करना है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में जुट गई है, और 543 सीटों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी 450 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, तो हर सीट पर सांसद को लगा दिया गया है, वहां पर केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी लगा दी गई है, जहां राज्य सरकार है वहां राज्य के मंत्री को लगा दी गई है, मुख्यमंत्री को मॉनिटर करने के लिए कहा गया है, प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश संगठन
महामंत्री को विकसित भारत यात्रा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके लाभार्थी तक बात पहुंचे। अब देखिए, प्रधानमंत्री खुद अयोध्या जब गए थे तो 10 करोड़ जो लाभार्थी थे मांझी, उनके घर प्रधानमंत्री मोदी गए। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार संवाद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की योजना है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे हर घर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि केंद्र की योजना है वो अंतिम लाभार्थी तक पहुंचे और उसके माध्यम से उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं उन तक भी ये मालूम पड़े कि यह जो लाभार्थी है, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की योजना है, उसके कारण से क्या क्या लाभ हुआ है। मुझे लग रहा है एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से तैयार कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य वोट बैंक तैयार नहीं करना है। प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य और केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि जो योजना लागू करी है वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उससे में केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव के पहले ऐसे लाभार्थियों को इकट्ठा कर एक बड़ी रैली दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज करना चाहता है जिसमें सभी लाभार्थी शामिल होंगे। मुझे लग रहा है ये एक बड़ा वोट बैंक है जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। अगर इसी तरह से लाभार्थी का भारतीय जनता पार्टी का अगर एक डाटा तैयार हो जाता तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो 50% का वोट बैंक है और जो 400 सीटों का जो टारगेट है वहां तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये विकसित भारत की जो यात्रा है, जो लाभार्थी है, एक बड़ा सपोर्टिव फैक्टर बनने वाला है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक तरफ मोदी प्रचंड जीत की तैयारी कर रहे हैं, एक सटीक तैयारी कर रहे हैं, घर घर तक कैसे पहुंचना है, सीधे वोटर्स तक कैसे पहुंचना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, ये बीजेपी जानती है, उस दिशा में बीजेपी काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंडिया अलायंस को देखेंगे, आप इंडिया गठबंधन की तैयारी देखेंगे तो अभी कांग्रेस की स्थिति ऐसी नजर आ रही है कि कांग्रेस मोलभाव भी करना चाहती है, कांग्रेस दाव भी दिखाना चाहती है, कांग्रेस अपनी शर्तों पर फिलहाल गठबंधन करना चाहती है। और ये अपनी शर्तों पर कैसे हो रहा है ये आपको एक बानगी से समझ में आएगा कि कांग्रेस ने लोकसभा की 539 सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने 543 में से 539 सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, जिसके सीधे मतलब ये निकाले जा रहे हैं कि या तो कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहती है या कांग्रेस इन तमाम सीटों पर अपना दावा पेश करना चाहती है। क्या कांग्रेस इंडिया अलायंस में साथ रहकर कोई बातचीत कर पाएगी? क्या इंडिया अलायंस में साथ रहकर 2024 में मोदी के सामने चुनौती? अब जिन इलाकों में ये कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो तय किए गए हैं, वहां की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। खास बात यह है कि जिन जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल मजबूत हैं, वहां भी सभी सीटों पर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। जैसे बिहार की सभी 40 सीट, यूपी की सभी 80 सीट, पंजाब की सभी 13, बंगाल की 42 और दिल्ली की सभी 7 सीटें शामिल हैं। हालांकि महाराष्ट्र की 48 में से 46 सीटों पर कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं। जो 2 सीटें छोड़ी गई हैं उसमें शरद पवार की बारामती सीट शामिल है। तो कांग्रेस ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। कांग्रेस ने अपने जो घटक दल हैं, जो उनके साथ आ रहे हैं, जो राजनीतिक दल उनके साथ इंडिया अलायंस में आ रहे हैं, उनको भी मैसेज क्लियर कर दिया है। अब ये कितना मुश्किल कांग्रेस के लिए होगा या पूरे अलायंस के लिए होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी अब इस पर चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कांग्रेस पर तंज कसा। सुकांत मजूमदार ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सभी 539 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जब कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं, तो बाकी सहयोगी आखिर क्या करेंगे। साथ ही कहा कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा बना दिया है। 545 सीटों में कांग्रेस तैयारी कर रहा है, मतलब कांग्रेस लड़ेगी। तो कांग्रेस अगर 545 सीटों में लड़ेगी तो ये अलायंस का क्या होगा? अलायंस क्या तंबाकू लेने गया जाएगा? तो ऐसे तो नहीं चल सकता। और मुझे लगता है वो भी सीनियर लीडर है, तैयारी अपने सीट से पहले करे, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे हमारे कैंडिडेट के साथ अगेंस्ट में। देखिए, इंडिया अलायंस मैंने पहले भी बोला था, इट्स अननेचुरल अलायंस है, ये टिक नहीं सकता किसी के साथ। किसी की आइडियोलॉजी की कोई मैचिंग नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे पार्टियां इसमें जुड़े हुए हैं जिनके जुड़ने से जीरो ही होता है। आरजेडी के साथ ममता बनर्जी जुड़ने से जीरो ही होगा, इसका क्या इफेक्ट आएगा? या शिवसेना के साथ अगर ममता बनर्जी जुड़ती है तो शिवसेना को कितनी वोटों की फायदा होगी? महाराष्ट्र में जीरो की फायदा होगी। वाइस वर्सा इधर है, शिवसेना जुड़ने से ममता बनर्जी को 0 वोट की फायदा होगी। उल्टे 2-4 मुस्लिम वोट भाग जाएंगे। मोदी लहर के आगे ये लोग टिक ही नहीं सकते। मोदी जी को तो मान लिया इन लोगों ने कि यही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, इसलिए ममता बनर्जी जो हर जगह में अपना फोटो चिपकाता रहती है, अपना नाम चिपकाती रहती।
तो बीजेपी चुटकी ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की जो तैयारी है वो फिलहाल आधी अधूरी नजर आती है। स्टेट वाइज कैसे ये तैयारी आधी अधूरी है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, एक एक स्टेट की बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल 539 सीटें जो कांग्रेस जिन पर कोऑर्डिनेटर उतार रही है हर्षवर्धन जी, इसे कांग्रेस का कैसा दांव समझा जाए? क्या कांग्रेस प्रेशर बना रही है या कांग्रेस तैयार कर रही है अपने आप को कि उसे अकेले चुनाव लड़ना है 2024 में? नहीं, मुझे कतई नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। न तो उसकी इतनी सामर्थ्य है, न अभी के लिहाज से देखें तो बहुत कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा। कांग्रेस पार्टी अपना सांगठनिक ढांचा थोड़ा सा दुरुस्त कर लेना चाहती है। वो ढांचा बहुत कमजोर है, वो पूरी तरह से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। अब ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो एक तरह से जोड़ो न्याय हो गई, उसको लेकर देश भर में यात्रा जाएगी तो कैसे लोग मिलेंगे, कहां लोग पहुंचेंगे, और कहीं अगर जिन जिन राज्यों में जा रही है वहां सहयोगी बहुत मजबूत हैं, अगर उनके पास लोग ही नहीं रहे तो यात्रा का संकट हो जाएगा। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी एक तो वो पक्ष देख रही है। दूसरा, अगर वो इन सीटों पर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर देती है तो कम से कम जब टेबल पर बैठेंगे तो ये बता पाएंगे कि हमारे कोऑर्डिनेटर से हमारे पास से फीडबैक आया है, मुझे ये जानकारी है कि मेरी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ सकती है। कांग्रेस कहेगी कि देखिए, भले आपके राज्य में आप मजबूत हैं, हम वहां पर थोड़ा माइनर पार्टनर के तौर पर हुए हैं, लेकिन हमारा यह फीडबैक है कि इन 4 सीटों पर, इन 10 सीटों पर, इन 5 सीटों पर हमारी दावेदारी मजबूत है। और रणनीतिक तौर पर देखें तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसका दूसरा, जिसको हम कहें कि इसका हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन क्या हो रहा है? रिएक्शन ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो बड़े स्पष्ट हो रहे हैं कि भाई हमको कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें तय करके दे देनी है, वरना ये अपना पांव पसारने की कोशिश में है, जिसको कहते हैं ना कि भाई उंगली पकड़ाई और पहुंचा पकड़ लिया, तो वो स्थिति ना होने पाए। तो एक तरह से ये विपक्षी दलों के बीच का द्वंद्व है, हर कोई अपनी वाली सीट बढ़ा लेने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए अलग अलग तरह की तैयारियां कर रहा है। और इसका अगर आप देखें तो कांग्रेस ने कोई कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए तो पहला तो किया नहीं है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में अपना बांट लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे अलावा कोई है नहीं। अखिलेश जी कहते हैं कि हम आपको 10 सीट दे देंगे या 12 सीट दे देंगे। ममता बनर्जी यही कहती हैं। तो जब कांग्रेस के ऊपर इतना दबाव है और अगर वो सब छोड़ती ही चली जाएगी तो वो लड़ेगी कहां? इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपना होमवर्क कर रही है और राजनीतिक तौर पर यह कतई गलत नहीं है। अभी तो फिर ये कहा जा सकता है ना राहुल जी कि इस इंडिया अलायंस में जितने भी दल शामिल हैं वो अपना अपना ताव दिखा रहे हैं, अपनी अपनी मजबूती दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस राज्य में आएंगे तो देखिए हम यहाँ पर मजबूत हैं, जबकि कांग्रेस ये कह रही है नहीं हम तो इतने सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो बात बनेगी कैसे? देखिए, अभी ना बातचीत शुरू हुई है। इसमें जो कांग्रेस है वो आपसे बातचीत कर रही है, कांग्रेस ने बिहार में जो है वो बातचीत करनी शुरू की है। तो देखिए, एक तो जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि वो अपना संगठन ठीक कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, उन्होंने बीजेपी से काफी कुछ क्यों लिया है। बीजेपी का संगठन जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में चुनाव लड़ता है, उसी तरह से इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चुनाव लड़े। अब उन्होंने 8 राज्यों में पोल पैनल भी अपने पूरे बना दिए हैं। तो उनका जो मतलब कोशिश है वो ये है कि पूरी तरह से वो अपना संगठन खड़ा कर लें, क्योंकि जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं तो आपने 9 सीटें मांगी, उन्होंने कहा 4 सीटें, जैसे कि मतलब बिहार में हो रहा है कि वो कहेंगे 4 सीटें हम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 9 हमारे को चाहिए कांग्रेस को। तो आखिर जब सीटों के बारे में बात होगी कि ये सीट हमें क्यों चाहिए, जैसे हर्षवर्धन कह रहे थे कि वो बता पाएंगे कि आखिर इस कारण से हमें ये सीट चाहिए, यहाँ का ये समीकरण है, हमारे फीडबैक ये है। तो इस तरह से नेगोशिएशन होता है। और जब आप कई बार ये होता है कि आप जो सीट चाह रहे होते हैं उसके बदले दूसरी सीट जो है वो लाई ऑफर कर रहा होता है, तो उस सीट के बारे में भी आपको समीकरण का पता होना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस जो है वो ये भी देख रही है। देखिए, उनका जो अनुमान है, जो अभी तक पता चला है, उनका अनुमान है कि वो 255 सीटें ऐसी हैं जिस पर वो जोरदार तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके अलावा लाइस से उनको जो जो सीटें मिल जाएं वो ठीक है, लेकिन 255 सीटें, पहली बार कांग्रेस ऐसी है। देखिए, लगभग 400 कुछ सीटों पे पिछला चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था। अब वो जो है, हाँ, 255 सीटें पे अगर वो सोच रही है चुनाव लड़ने का तो वो काफी पीछे आई है। और ये कारण होगा, देखिए, एक बड़ा कारण होगा कि गठबंधन में जो ये सीटों का बंटवारा हो पाएगा, उसका एक बड़ा कारण होगा कि कांग्रेस ने इस तरह का स्टेप अगर उन्होंने बीच में सोचा है कि वो कम सीटों पर लड़ेंगे, तो शायद इसी कारण से सोचा है कि इस तरह का गठबंधन हो पाए। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि समाजवादी पार्टी बीएसपी को नहीं चाहती, कांग्रेस बीएसपी को चाहती है, ये सारी जो बड़ी समस्याएं हैं, ये इश्यूज सामने आएंगे। जैसे अब तृणमूल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो वहां 2 ही सीटें तृणमूल देना चाहती है कांग्रेस को। तो
वो ये बता रही है कांग्रेस को कि भाई आपने जो पिछली बार चुनाव लड़ा था उसमें आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आप देख लीजिए आपकी कितनी सीटें आई हैं। तो कांग्रेस को भी ये पता है कि उसकी धरातल की ताकत क्या है और घटक दलों को भी पता है उनकी ताकत क्या है। तो बीच में जाके कहीं ना कहीं ये समझौता आपको कुछ समय बाद, मुझे लगता है कि आप ये मान के चलिए 14 तारीख के बाद ये कुछ आपको शेप लेता हुआ दिखाई देगा। अपने संगठन की तैयारी तो कांग्रेस कर रही है, अपने आप को मजबूत तो कांग्रेस कर रही है समीर जी, लेकिन इससे एक मैसेज भी जा रहा है और खुलकर बयान जो पार्टनर्स हैं इस इंडिया अलायंस में उनके नेताओं के भी सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस रिजिड हो रही है या कांग्रेस उन राज्यों में तो आपको सीट देना नहीं चाहती जहां वो खुद मजबूत है, लेकिन जहां पर स्थानीय दल मौजूद है वहां पर अपनी डिमांड जरूर रख रही है कांग्रेस कि हम इतने सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए 2019 के चुनाव की बात की तो कांग्रेस 426 सीटों पे लड़ी थी और 150 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, 52 सीटों पे कांग्रेस जीती थी। वही भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो 436 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी, लेकिन 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। तो कांग्रेस भले ही अपने 543 सीटों पर कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया, 400 सीटों पर कर दे, कांग्रेस जमीनी स्तर को जानती है कि ज्यादातर सीटों पर उसकी जमानत जब्त होने वाली है। कांग्रेस की समस्या ये कि कांग्रेस जहां पर भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट फाइट करती है, ऐसी 200, 250, 300 सीटों के ऊपर कोई वहां पर स्थानीय क्षेत्रीय दल नहीं है। तो वो क्षेत्रीय दल कह रहे हैं कि भाई आप अपने राज्यों में जहां आपसे भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनौती है, आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़िए, हम वहां पर है नहीं। जहां पर हम भारतीय जनता पार्टी को रोकते हैं वहां पर आप आके ज्यादा सीटों की डिमांड मत कीजिए, क्योंकि वहां पर आपका अस्तित्व नहीं है। जहां आपका और भारतीय जनता पार्टी का आपस में लड़ाई है वहां फोकस कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बात को जानती है कि वह भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट फाइट में हरा नहीं सकती और उन्हें लग रहा है कि 85 सीटें जो गठबंधन सहयोगी से मांग रही है उसमें से कम 50-60 सीटें अगर उन्हें मिलती है तो वह सीटें गठबंधन सहयोग के साथ वह जीत जाएगी, तो उनकी टैली बढ़ने में उन्हें मदद होगी। कांग्रेस चाहती है कि इस बार किसी भी तरीके से उनका सीटों की संख्या 100 के करीब पहुंचे, जो 2 चुनाव से 52 और 42 सीटों पर टिका हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बड़ी समस्या गठबंधन के अंदर हो रही है। विपक्ष के लोग कांग्रेस को इतना स्पेस देने को तैयार नहीं जितना कांग्रेस मांग रही है। कांग्रेस अगर दिल्ली में 7 में से 5 सीटें मांग रही तो आम आदमी पार्टी देगी नहीं, पंजाब में नहीं देगी, बिहार में नीतीश लालू तैयार नहीं, जो कह रहे हैं कि 16-16 सीटें हम बांट लेंगे, बाकी कांग्रेस और लेफ्ट बांट ले। बंगाल में भी यही स्थिति है, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कांग्रेस के साथ यही समस्या सबसे बड़ी आ रही है कि सहयोगी दल कांग्रेस को अपने राज्य में कदम रखने देना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस उनके राज्य के अंदर अपने सीटें ज्यादा मांग रही है और इसी कारण अभी बातचीत हो नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 14 के पहले राहुल गांधी की जो यात्रा, भारत न्याय यात्रा जो शुरू कर रहे हैं 14 जनवरी को, उसके पहले कांग्रेस अपने सहयोगी के साथ सीटों का बंटवारा कर लेगी। आज दिल्ली की बैठक हो रही है, बिहार को लेकर 10 सीटों का इन्होंने दे दिया है ऑलरेडी कल कि हम 10 सीटों पर लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगी दलों को भरोसा दिलाना कि वो जितने सीटों की डिमांड कर रही है उस पर वो जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस अपनी वास्तविकता से ज्यादा सीटें भी मांग रही है और दूसरी ओर विपक्ष ये मान के चल रहा है कि कांग्रेस अपनी हैसियत से ज्यादा सीटों भी डिमांड कर रही है और हम कांग्रेस को इतनी सीटें देने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में गठबंधन कैसे होगा? मुझे लग रहा है कांग्रेस को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और उसके साथ जो सहयोगी दल है उन्हें भी कांग्रेस को अपने राज्य में थोड़ा स्पेस देना होगा, तभी यह गठबंधन हो पाएगा। और कांग्रेस सबसे बड़ा दल है इसके अंदर, भले किस राज्य में उसकी प्रेजेंस नहीं हो, फिर भी पूरे देश के अंदर कांग्रेस है। 2%, 3% वोट लेके जाती है। बंगाल की बात करेंगे तो 2.5% वोट बैंक रहा है, 40 लाख वोट मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष भी जानता है कि कांग्रेस को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के सहयोग से ही इंडिया गठबंधन सर्वाइव कर पाएगा। कांग्रेस से बात